हमारा नाम है रतन नोरा और बहुजन टीवी के तरफ हमारा प्यार है पूरा के पूरा, और इसके बिना हम हूँ अधूरा। और जो इस टीवी चैनल को नहीं देखेगा वो है धतूरा, और जो देखेगा उसका जीवन है काशी मथुरा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। टीवी के माध्यम से आप तमाम ऐसे कलाकारों को अपने घरों में बैठकर देखते हैं जो कभी आपको गुदगुदाते हैं, कभी रुलाते हैं और कभी कुछ सीख भी देकर जाते हैं। ये कलाकार भले ही हफ्ते में 3-4 दिन आए, 1 दिन आए या 7 दिन आए, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं और ये अपनी ऐसी एक अमिट छाप हमारे जीवन पर छोड़कर जाते हैं जिन्हें हम समय के साथ भी नहीं भूल पाते। उन्हीं कलाकारों में से एक इस वक्त मेरे साथ हैं सुनील पाल सर। नमस्कार, प्रणाम। ये आपके लिए सर। थैंक यू। वैसे हम किसी को इस तरीके से कोई भेंट उपहार देते नहीं हैं, पत्रकारिता में ऐसा कोई उसूल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को हंसाने का काम करते हैं तो जिन चेहरों पर आपकी वजह से मुस्कान आती है ये उनकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गुलदस्ता दिया। भगवान करे आपके जीवन में और आपके पूरे टीम के जीवन में ऐसा ही गुलशन खिलता रहे, आप लोग थैंक यू महकते रहो। थैंक यू सो मच। तो सुनील सर, सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी आपसे। आपको तमाम तरीके के अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि आपने कॉमेडियन रह चुके हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप वॉइस ओवर्स करते रहते हैं। तो इन अवार्ड्स में आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अवार्ड भी मिला था, सम्मानित किया गया था उससे। और इस वक्त क्योंकि ये जो पूरा वीक है ये बाबा साहेब को सेलिब्रेट करने का वीक है, तो बाबा साहेब का अवार्ड जब आपको मिला, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से कोई अवार्ड मिले तो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि अच्छा ये फिल्म इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है या कॉमेडी से या इस तरीके के किसी पेशे से कैसे रिलेटेड है। बहुत ही मुबारक अवार्ड है वो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर है, जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, हर तबके को एक जैसा जीवन, एक जैसा हक, अधिकार दिलवाया। और ऐसे महान व्यक्ति के नाम से जब अवार्ड मिलता है किसी कलाकार को तो बहुत खुशी तो होती है, जोश भी आता है, प्लस जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें और अच्छा काम करना है, हर तबके को हंसाना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का प्यार जो है हर तबके के लिए था, वैसे हमारा भी मानना होता है कि पारिवारिक मनोरंजन बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ज़्यादातर लोग परिवार के साथ आते हैं, फैमिली के साथ में आते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसका परिवार है उससे दुनिया में अमीर कोई नहीं है, और जिसका परिवार नहीं है उससे गरीब कोई नहीं है। तो जब परिवार सामने बैठा होता है तो वो क्षण, वो पल हमारे दुनिया का सबसे कीमती पल होता है। उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को अमीर फील करता हूँ क्योंकि मुझे परिवार सुन रहा है। तो ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कैलाश मासूम जी का और तमाम दोस्तों का जिन्होंने ये इस अवार्ड की कल्पना की, और हर तबके को ये अवार्ड देते हैं और ये सिलसिला चलता रहे और हर बार मुझे अवार्ड मिलता रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे मिलता रहे, और भी अवार्ड और रिवॉर्ड देते रहे, क्योंकि भैया सम्मान देने वालों की बहुत कमी है, अवार्ड वापसी की तो लाइन लगी हुई है, अवार्ड देने वालों की कमी है और सम्मान वही देता है जिसके पास सम्मान होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जी का जो सम्मान देते हैं, भगवान करे, ईश्वर करे, उनका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और वो दुनिया को भी अपनी तरह से सम्मान देते रहे। सर, आप उन कलाकारों में से हैं जो अपनी कला को सिर्फ कला तक सीमित नहीं रखते, बल्कि जो प्रेजेंट स्टेटस होता है, जो कुछ देश में चल रहा होता है, उस पर भी तंज कसते हैं बड़ी खूबसूरती से। तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपको जानते हैं, वो बखूबी इस बात को जानते होंगे। तो इस वक्त एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, महंगाई को लेकर, जो आम आय वर्ग है वो बड़ा परेशान है, महंगाई को लेकर रो रहा है। तो आपका एक कैरेक्टर है, बहुत फेमस है, रतन नूरा करके। तो रतन नूरा अगर महंगाई से परेशान हो तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? ये जो महंगाई है इसी की वजह से महंगाई है, मतलब मार्केट में भाव सुन के आंखें ऐसी चौंधा जाती है कि मतलब समझ में नहीं आता है कि का खरीदे और का ना खरीदे। अपना सब कुछ बेच के 1 किलो कांदा लेकर आया हूँ और बेहोश हो गया था, 4 कांदा भी लेकर आया, 4 लोगों ने कांदा दिया है। इतना ज़्यादा हो गया है महंगा मार्केट कि मार्केट कम और मार्केट ज़्यादा हो गया है, भाव बढ़ता जा रहा है। और हम कह रहे हैं भावनाओं को समझो, तो लोग कहते हैं भावनाओं को बाद में समझेंगे, पहले भावताओं को समझो। तो इतना जो मार्केट में रेट बढ़ते जा रहे हैं, इतनी जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम लगाना चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। अब कौन करेगा कंट्रोल? मित्रों, ये अपने आप में प्रश्न है।
कौन कंट्रोल करेगा। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये जो 15 लाख की ब्लैक मनी जो हर अकाउंट में आने वाली थी वो कब आएगी। लाने के लिए तो मैं आज ही ला दूँ मित्रों, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ब्लैक मनी हमारे भारतीयों के अकाउंट में आए और हर आदमी कहे कि मेरे अकाउंट में ब्लैक मनी है। आप भी ये चाहते हैं क्या? मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी भी अकाउंट में ब्लैक मनी हो, इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ मित्रों, और कोई वजह नहीं है। और अगर किसी चीज़ का दाम और दर बढ़ रहा है तो मुझे खुशी है कि मेरे पिताजी का नाम बढ़ रहा है, दामोदर। मेरे पिताजी का नाम दामोदर है, वो बढ़ता रहे, अच्छा है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा है। और मित्रों, ये जो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, अब आप मुझे बताइए, पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? पीढ़ी का फुल फॉर्म है पेट्रोल और डीजल। बढ़ती रहे, जितनी पीढ़ी बढ़ेगी हमारे देश का कल्याण होता रहेगा। मित्रों, मत रो, मत रो। सर, इन मित्रों से कुछ खास लगाव आपको? मुझे तो सारे मित्रों से लगाव है। जितने मित्र हैं वो हमारे इत्र हैं, उनकी खुशबू से हम लोग महकते हैं। छापे भी पढ़ते हैं इत्रों वालों? छापे भी पढ़ते हैं, और जिन्होंने बहुत छापा है उन पर ज़्यादा छापा पड़ता है। ईदी से पहले ईडी आ जाते हैं, अभी ईदी आने वाली, उससे पहले ईडी आ जाएगी। लेकिन जो भी है, मैं समझता हूँ कि समतल होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में दिन ब दिन मीडिया के ज़रिए कहिए या और तरह से युवाओं के ज़रिए कहिए या कुछ बदलते चित्रों के ज़रिए कहिए, बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस शुरुआत का मैं स्वागत करता हूँ कि ये देश हित में होगा और ये जनहित में होगा, ये ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तब तक आप लोगों से यही निवेदन है कि दिन ब दिन अच्छा सोचिए। ज़्यादा देश सेवा नहीं होती है तो कम से कम ये कीजिए कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक अपना काम भी अच्छे से करना, ईमानदारी से करना भी एक तरह से देश सेवा है। एक और चीज़ को लेकर सर आप चर्चा में थे, लॉकअप, कंगना रनौत का जो शो है, आप उसमें गए थे प्रीमियर पे, और आपने वहाँ जाके मुनव्वर फारूकी जो हैं उनको आपने कॉमेडियंस का एक अलग अलग दो सेग्रीगेशन किया था आपने, कि जिस तरह की कॉमेडी आप लोग करते हैं और जिस तरीके की कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस आए हैं अभी सोसाइटी में वो करते हैं, उनको आपने अलग अलग दिखाया था। तो ये क्या फ़र्क है, किस तरीके से वो कर रहे हैं? क्योंकि वो भी लपेटे में लेते हैं पॉलिटिक्स को, और आप भी कोई कम नहीं है, आप भी मित्रों करते रहते हैं। देखिए, मुझे जब मुझे बालाजी से फ़ोन आया कि आपको कंगना रनावत के साथ लॉकअप में जाना है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वेरी गुड, कंगना रनावत के साथ अगर मैं लॉकअप जा रहा हूँ तो भाई अब मज़ा आ गया। लॉकडाउन तो बहुत देख लिया, अब लॉकअप देखूँगा। लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ में एंकरिंग करना है। मैंने कहा ठीक है, वो एंकर और ये भयंकर, हम एक साथ में लगे हुए थे। वो होस्ट और मैं घोस्ट, मज़ा आ रहा था एकदम, और हम लोग एंकरिंग कर रहे थे। फिर मुझे हमारे प्रोफेशन पर जो गाज गिर रही है इन दिनों जी, सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें 80% युवा अच्छे हैं, 20% युवा जो है वो बिगड़े हैं, जो अपने आप के तो क्या अपने बाप के भी नहीं है। ऐसे युवा जब मंच पर आके गाली गलौज करते हैं तो मुझे उनसे यही कहना है कि भाई, आप जो चाहे कहना चाहिए कह सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा कानून आपके साथ में है, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सिर्फ उसे अच्छे शब्दों में कहिए, अच्छे विषय कहिए। आप पढ़े लिखे, माँ बाप ने आपको इतना पढ़ाया, इतनी दुनिया आप जानते हैं, गूगल के बाप हैं आप, तो जो गूगल ने नहीं उगल लाया वो आप उगलिए। वो बताइए कि जैसे आपने महंगाई की बात की, तो महंगाई पे आइटम बनाइए, जोक बनाइए, राजनीति पे जोक बनाइए, फिल्म स्टारों पे जोक बनाइए। फिर ये किसी का आड़ लेते कि हमने अगर वैसा बोला तो हमें फॉलो किया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महाभारत पे, रामायण पे बहुत सारे जोक बने हैं, हमारे पुराने कलाकारों ने बहुत बनाया, हम भी बनाते हैं, हम भी काफ़ी सालों से बना रहे हैं, हमारे सीनियर्स ने भी बनाया है। आप उसमें मर्यादा का ख्याल रखिए। आप ऐसी चीज़ें ना करें कि जिसकी वजह से सचमुच ऐसा लगे कि आप किसी देवी देवता का सचमुच अपमान कर रहे हैं। अगर आप बातचीत अच्छी कर रहे हैं, अब जैसे पाकिस्तान के कलाकार भी करते हैं, अल्लाह मियाँ आएंगे, अल्लाह मियाँ ये करेंगे, मनोज तुम्हारी शक्ल तो अल्लाह मियाँ तुझे उठा ले, तो अल्लाह मियाँ को तो आप एक तरह से
गलत काम करवा रहे हैं ना। हाँ। ये मेरी बेगम है, अल्लाह मियाँ उठा ले इसको, मेरा बच्चा तो मैं ईंट पे तलाक लेके तेरे सर पे मार दूँ, है ना। लेकिन वो लोगों को पता है कि वो हंसाने के लिए हो रहा है और वो उसमें कोई वो एक रूटीन है। तो ऐसा कीजिए आप, लेकिन वो क्या जानबूझ के वैसा करेंगे कि उनको मतलब किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा कुछ बोल देंगे। पहली बात तो इनकी देखो, क्या मेरा मानना है कि जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो एज अ परफॉर्मर आपका दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ साफ़ सुथरी होगी तो आप किसी भी विषय, देखिए विद्वानों का कहना ये है, मेरा नहीं, विद्वानों का ये कहना है कि अगर आप गाली गलौज में बात कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी सोच बहुत सीमित है। बात तो ये है कि जो आपको पहुंचानी है वो शब्दों में, और ऐसे शब्दों में पहुंचाइए जो सीधा गहराई में वार करे और लोगों को मज़ा भी आए और सोचने पर। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई, आपने जो एजुकेशन लिया है, आपके जो संस्कार है वो फेल हो रहे हैं और आप गाली गलौज करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप समाज के भी दुश्मन हैं, अपने भी दुश्मन हैं, और अपने प्रोफेशन जो हमारा अभी हमारे शो में जहाँ हम जाते हैं लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए, अरे यार ये तो तुम लोग तो कॉमेडियन लोग कुछ भी बोल देते हो। मैंने कहा हम इसीलिए भी वहाँ पे बोलना ज़रूरी था कि हम अभी भी वैसे ही है भैया, हम अभी भी पारिवारिक समस्याओं पर पारिवारिक जोक करते हैं, आप हमें बुला सकते हैं, हम उनमें से नहीं है। ये भी एक मेरा कहने का मुद्दा था। बाकी तो उनके फेक फॉलोअर होते हैं, बहुत फेक फॉलोअर होते हैं उनके, जो ये नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े, सोशल मीडिया पे आगे बढ़े। तो वो दिन रात आकर मतलब उनका फंडा हो गया कि तालियों वाली चीज़ों को गालियाँ देना है, और गाली उनके परफॉर्मेंस के नीचे इतनी तारीफ़ करते हैं, मतलब ये सच्चे हो ही नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं फेक लोग हैं। कौन ऐसा बंदा है जो गाली गलौज वालों को, भले वो तारीफ़ ना करेगा, कुछ भी ना करे, वो चलेगा, लेकिन आके तारीफ़ कर रहा है, इसका मतलब कि ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, और भली बात है तो इसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स बहुत खरीदे जाते हैं, बहुत फेक होते हैं, और उसमें एक अच्छे और सच्चे कलाकार को पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हारी फैमिली के साथ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन भाई हम इस सब चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। मेरा एजेंडा है कि मैं इनकी सारी सबकी जितने भी नशेबाज कॉमेडियन हैं, जो नशेड़ी कॉमेडियन हैं, जिनको इस बात का नशा है कि वो नशा करके अतरंगी स्टाइल में, ना शब्दों पे कमांड है, ना उनका पहनावा सही होता है। मैंने तो सुना कि कुछ नशा वशा करके भी स्टेज पे आते हैं वो, और ऑडियंस से बात करने की तमीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आनी चाहिए, इस बात की मैं कोशिश करता रहूँगा। और मैं अपना एजेंडा इसलिए भी चालू रखूँगा क्योंकि ये एक प्रोफेशन की लड़ाई है, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भारत में जो महान कलाकारों ने या जो बड़े बड़े कलाकारों ने इस विधा को जन्म दिया, इसे आगे बढ़ाया, ये इन बेवकूफ़ लोगों की वजह से या इन अश्लील लोगों की वजह से वो कह सकते कि ख़त्म हो जाए या गलत दिशा में चले जाए। तो एक कॉमेडियन को इतना सीरियस तो देखने की कोई मेरे भी उपेक्षा। ये जुल्फ़ें हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, ये जुल्फ़ें हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें डैंड्रफ बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। तो ये अगला सवाल मेरा बहुत कुछ इससे रिलेटेड है कि एक कॉमेडियन जो होता है वो डे टू डे लाइफ में कैसा होता है, कि आप नॉर्मल होते हैं हमारी तरह, कभी गुस्सा आता है, कभी हंसते हैं, या 24 घंटे आप सब्जी लेने गए तब भी इस तरीके से बार्गेन कर रहे हैं? इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगा, जैसे आप पत्रकार हैं, आप एंकर हैं, तो अभी आप जब मेरा इंटरव्यू ले रही है तो जाहिर सी बात है आपने इसकी तैयारी कल से की होगी, दिन भर कुछ सोचा होगा अच्छा कुछ। तो वैसे स्टेज पे जाने से पहले हम, जैसे अगर कैलाश मासूम के शो में जाना है, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम का अवार्ड है, तो वहाँ पर हमें क्या बोलना है, कौन सी ऐसी चीज़ बोलनी है कि जिसमें हमें अच्छा लगे, हमें ऐसा लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के हम बच्चे हैं, तो हमारी तरफ से क्या श्रद्धा स्वरूप हो सकता है, या किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन, तो वो उसकी तैयारी हम लोग चलती रहती है। तो अगले शो की तैयारी जो है पहले से, कहीं शूटिंग करनी है तो कोई कैरेक्टर करना है तो उसके लिए करना है, या कहीं जैसे लॉकअप में जाना था, तो मुझे उन्होंने आइडिया दिया था कि वो वल्गर कॉमेडियन है, एडल्ट कॉमेडी करने वाला है, और आपके प्रोफेशन पे क्या असर पड़ रहा है। तो मैंने उसके कुछ मैंने वहाँ पर आधा घंटा बोला, बहुत काटा उन्होंने, जो अच्छी अच्छी बातें बोली तो और भी काट दी उन्होंने। एनीवेज, तो वो होता है कि तैयारी तो आप, पहली बात तो एक जिस प्रोफेशन में हैं आप, वो आप बन ही जाते हो वो पूरी तरह से। घर में भी आप खाना भी खा रहे हो तो कुछ ना कुछ चीज़ सोचते रहे हो, कुछ देख रहे हो तो हाँ इसको ऐसा कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक, तभी वो आप अपने
काम में 100% थोड़ा लोगों से अलग दिख सकते हो या काम में अलग लग सकता है कि यार इन्होंने ये काम के लिए बनाया जी। मेड फॉर ईच अदर ऐसा हाँ। लगता है। आपको सबसे पहले लोगों ने लाफ्टर चैलेंज पे देखा था, उसके ज़रिए आप लोगों के दिलों तक पहुँचे और उसके बाद उनकी यादों में आप आज भी शामिल हैं। मेरे घर में स्टार सहारा पर शायद वो प्रोग्राम आता था और स्टार पर, और उसको लोगों ने अब तक भुलाया नहीं। आपका कैरेक्टर लोगों के जहन में है, लेकिन अब लोग ये जानना चाहते हैं जो टीवी के ज़रिए देखते हैं, सोशल मीडिया पर तो है ही, पर जैसे हमारी मम्मियाँ या हमारे पेरेंट्स जिन्होंने आपको देखा है और वो चाहते हैं दोबारा आपको टीवी पर देखना, तो दोबारा टीवी पर या फिल्मों के ज़रिए कैसे आप आने वाले हैं? कुछ प्रोग्राम है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? देखिए मैं 15 साल 16 साल का ये हमारा लाफ्टर के बाद का करियर है। 2005 में लाफ्टर चैलेंज आया था। उसके बाद लाफ्टर चैलेंज के बाद मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए, अंताक्षरी जैसा बड़ा शो किया जिसमें पहली बार बच्चन साहब और मिठुन स्टेज पर आए थे। फिर उसके बाद एक फिल्म आई थी आपकी, बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा। उसके पहले मैं बता रहा हूँ आपको, लाफ्टर में आने से पहले मैं 3 वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ। आमिर खान का लगान का वर्ल्ड टूर, आमिर खान और उनकी पूरी टीम मेरे साथ में थी। अमेरिका हम लोग गए थे और वहाँ पर शोज़ लाफ्टर से आने से पहले भी मैंने विदेशों के बहुत सारे शोज़ किए हैं। सोनू निगम जी के साथ में मैं उनका एंकर था। सोनू भाई मुझे हमेशा सिखाते थे कि इसको ऐसा करो वैसा करो। उनके परिवार के साथ में बहुत अभी भी प्यारा संबंध है जी। वो मेरे गुरु उस्ताद की तरह वो परिवार मेरा। जॉनी लीवर जी के साथ में उनका परिवार जो है, जिमी भाई, उनका पूरा परिवार, जॉनी भाई पूरा, तो ये इनके साथ में मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे शोज़ किए। लाफ्टर में आने से पहले 2-3 फिल्में कर चुका था, जिसमें से फिर हेरा फेरी मेरी लाफ्टर चैलेंज के पहले की फिल्म है। ओके। लेकिन वो रिलीज़ बाद में हुई तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा काम आगे पीछे बढ़ा। लेकिन कितने सारे कलाकार थे तो सबके हिस्से में काम आना मुश्किल था जी। उसके पहले मैंने अर्जुन रामपाल जी के साथ में एक फिल्म की थी फैमिली वाला, वो यूट्यूब पर अभी भी है अवेलेबल है, रिलीज़ नहीं हो सकी, किसी सहारा का कुछ प्रॉब्लम था। कहने का था उसके पहले धमाल नंबर 1 डीडी मेट्रो पे मेरा खुद का सोलो शो आता था। डीडी मेट्रो पे 99 की बात है। और वर्ल्ड टूर, ये मतलब मैंने भगवान की दया से लाफ्टर में आने से पहले शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान, स्क्रीन अवार्ड भी किया था। देवदास का जब साल था उसमें मैंने स्क्रीन अवार्ड में बप्पीदा बनकर गया था मैं। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि मैंने उसके पहले बहुत सारे काम किए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार आपको लाफ्टर चैलेंज ने दिलाया। लाफ्टर चैलेंज में आने के बाद मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। लाफ्टर चैंपियन किया, अंताक्षरी किया और भी बहुत सारे किए। लेकिन मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं कुछ इसमें कुछ ऐसा करूँ, तो मैंने अपना प्रोडक्शन कंपनी खोला। फिर मैंने भावनाओं को समझो फिल्म बनाई, जिसमें कपिल शर्मा, जॉनी भाई, 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। वो भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, जो रिलीज़ हुई थी अपने यूटीवी मूवीज़ से। फिर सेकंड फिल्म मैंने बनाई डोमेस्टिक लोन पर। हम किसी को लोन देते तो फिर वापस लेना कितना मुश्किल हो जाता है। मनी बैक गारंटी। उसमें भी 35-40 कलाकार थे। फिर बनाई वीक बॉस, जिसमें आपके फेवरेट राखी सावंत, उपासना सिंह और बहुत लोग कलाकार थे। फिर बनाई अभी इन दिनों लॉकडाउन टू अनलॉक, वो हमारे समारोह पर है। और अब मैं बना रहा हूँ गाली गलौज, वही स्टैंड अप कॉमेडी पर। तो मेरा ये रूटीन चलता था। उसके अलावा बाहर मैंने बहुत सारी 17-18 फिल्में मेरी बाहर बन के तैयार है। अब ये सब खुलेगा मामला तो आएगी। कुछ OTT पर भी काम शुरू हो गए, तो मेरा चलते रहता है। बट मेरा सबसे पहला प्यार जो है वो लाइव शोज़ है। लाइव शोज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पब्लिक सामने होती है, उसका एक अलग मज़ा है, लाइव कनेक्शन। हाँ, ये सब तो वो मुझे अच्छा लगता है। बाकी सारी चीज़ें भी चल रही है। और अब जब ये सब माहौल खुल गया है, कोरोना का रोना ख़त्म हो गया है, उसके लिए भी गाना मैंने बनाया था। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विथ सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बौना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। तो वो गाना शायद कोरोना ने सुन लिया और चला गया। अब जा रहा है। मैंने कहा भाई कोरोना जा रहा है ना, बोले जाना तो चाहता हूँ, लेकिन कम तुम्हारा जो मीडिया, न्यूज़ मीडिया, ये मुझे जाने नहीं दे रहा है। इनसे आज़ाद मतलब इसका इल्ज़ाम भी हमारे सर। इसने हमारा जाना और तुम्हारा जीना दोनों हराम कर रखा है।
और रतन नूरा ने भी एक गाना बनाया था शराब को लेकर, कुछ कवाली स्टाइल में। जाम में क्यों जानी मिलाते हो पानी, हमने तो शराब में मिलाई जवानी। ये गाली गलौज में आएगा गाना, ये जो अच्छा। है इसमें हम लोग डाल रहे हैं कवाली को, कोशिश करेंगे अल्ताफ राजा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गाए। और मैं चाहूँगी कि हम इसको ख़त्म करें तो रतन नूरा के अंदाज में। हमारा नाम है रतन नोरा और बहुजन टीवी के तरफ हमारा प्यार है पूरा के पूरा, और इसके बिना हम हूँ अधूरा, और जो इस टीवी चैनल को नहीं देखेगा वो है धतूरा, और जो देखेगा उसका जीवन है काशी मथुरा। लव यू थैंक यू ऑल। सो मच, थैंक यू सर।